स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यह है हमारा लास्ट लेक्चर यूनिट 2.1 का। इस लेक्चर में हम जितने भी इलस्ट्रेशन बाकी हैं हमारे वो सारे इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपन नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन। लास्ट के लेक्चर्स में याद रखना, लास्ट के लेक्चर में अपन ने इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व किया हुआ है और इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व किया हुआ है। टोटल 10 इलस्ट्रेशन है इसमें, उसमें अपन सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है ये हम देखेंगे, क्या थ्योरी हमने सीखी है ये भी हम देखेंगे और उसके बेसिस पे आंसर लाने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन 2, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड लीड टू 15%, अ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड लीड टू 15% राइज इन इट्स डिमांड, डिटरमाइन द इलास्टिसिटी एंड कमेंट ऑन इट्स वैल्यू। ठीक है, इलास्टिसिटी की निकालनी है और कमेंट करने वैल्यू पे। अब कौन सी इलास्टिसिटी निकाली है ये हमें बताया नहीं है, बट जाहिर सी बात है अपने को क्या दिया है, प्राइस दिया है और क्वांटिटी डिमांडेड दी है। इसका मतलब क्या है कि अपने को प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने को निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, हमारी डिमांड 15% से इंक्रीज़ हो गई और हमारी प्राइस चेंज हो गई 5% से वो डिक्रीज़ हो गई। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डिक्रीज़ हुई है तो हमें 5% निगेटिव में लिखना चाहिए, बट मॉडल में कभी कभी क्या लिया है, एब्सोल्यूट फिगर लिए जिसके बेसिस पे उन्होंने 5% भी पॉजिटिव में लेके सॉल्व किया है। बट अपन थ्योरी के हिसाब से जाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या आएगा एमसीक्यू में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी केस में आंसर आएंगे। तो इस केस में अपने को निगेटिव आंसर को टिक करना है क्योंकि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, हमेशा टाइम्स में रहती है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेंगी, 3 रहेंगी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है, इसका मतलब, एक मिनट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है, इसका मतलब क्या है, वो रिलेटिवली इलास्टिक गुड है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, रिलेटिवली इलास्टिक। तो गुड कैसा होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा। अगले इलस्ट्रेशन पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आंसर 2 आ सकते हैं, 3 आ सकता है और -3 भी आ सकता है। तो -3 आएगा थ्योरी के हिसाब से, और अगर मॉड्यूल के हिसाब से गए तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या पूछा है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट प्राइस 9 रुपीज़ पर यूनिट इज 800 यूनिट, its price fall by 25% and the quantity demanded rises by 160 unit, calculate the price elasticity of demand। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो फॉर्मूला वही रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इस केस में हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस डायरेक्टली दिया है कि 25% फॉल हुई है, बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डायरेक्टली नहीं दिया। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू फाइनल क्वांटिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी थी अपनी, फाइनल क्वांटिटी फाइनल माइनस इनिशियल में अगर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 160 आता है, क्योंकि 160 से बड़ी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल 160 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 800 थी, तो वो लिखेंगे इंटू 100, तो वो क्या आ जाएगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ें आ गई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास है 20% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 25%, उसको माइनस में लिखते हैं क्योंकि वो फॉल इन प्राइस है। ठीक है, क्या लिखा है, फॉल लिखा है, इसलिए माइनस में लिखेंगे। तो आगे बढ़ते, तो ये क्या आएगा, 4/5, इसका आंसर आएगा 4/5। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो 4 और 5 ये हो जाएगा 0.80, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 0.8 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 0.8 रह जाएंगी, कमेंट करने को बोला नहीं है, तो ये आ जाएगा 0.8 और ये एक्चुअली माइनस में आएगा क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करते। कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट, सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -4। देखो यहाँ पे -4 लिखा है, ऊपर जब आंसर निकाला है तो पॉजिटिव में लिखा है,
तो इंस्टीट्यूट थिंग्स है, ये तो होते ही रहता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एट वॉट प्राइस विल ही बाय 60 यूनिट्स। क्वेश्चन थोड़ा गहरा है, समझते हैं। कंज्यूमर बाय करेगा 80 यूनिट्स 4 रुपीज़ पे, एंड प्राइस इलास्टिसिटी अपने को दिए है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू -4 दिया है, ये दिया है साइड में। एट व्हाट प्राइस ही विल बाय 60 यूनिट्स, तो 60 यूनिट्स पे कितनी प्राइस बाय ये चीज़ बाय करेगा, ठीक है, मतलब कितने प्राइस पे बाय करेगा, तो x रुपीज़। अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट परसेंटेज वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते इस केस में, हम इसीलिए क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला जिसमें अपन चेंज सेपरेटली लिखते हैं वो यूज़ करेंगे। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब ये जो प्राइस अपॉन क्वांटिटी अपन ने लिए वो इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी रहती है, ये चीज़ याद रखना। चेंज इन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चेंज हुई सर, 80 से लेके 60 पे गए तो 20 यूनिट्स, और वो माइनस में, अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस कितने से चेंज हुई, फाइनल प्राइस है, इनिशियल प्राइस है 4 और फाइनल प्राइस है x, तो प्राइस आएंगी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आएगा 4, ठीक है, इनटू इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, इनिशियल प्राइस कितनी है, इनिशियल प्राइस है 4 और फाइनल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी है 80। तो हमने सभी वैल्यूज़ पुट कर दी। देखो चेंज इन क्वांटिटी आ गया 20 यूनिट्स, चेंज इन प्राइस आ गया x -4, क्योंकि पहले 4 थी x हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, तो x -4 और इनिशियल प्राइस है 4 और इनिशियल क्वांटिटी है 80। यूनिट्स वगैरह नहीं लिखा तो भी चलता, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अपने को दिया हुआ है, वो कितना है -4, तो -4 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बेसिकली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यहीं पे जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो 4 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन x -4 इंटू 4 अपॉन 80। अब 20 1 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, ये 4 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो रह क्या जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x -4। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू x -4 ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू रह जाएगा 1। तो आगे ये आएगा 4x -16 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 16, सॉरी 4x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 16, सो x इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 4, ये आ गया 17 अपॉन 4। और अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 4.2 के आसपास, सो x इज इक्वल्स टू 4.2, क्योंकि 4 4 + 16 हो रहा है और एक बच गया तो हो जाएगा 4 2 Z, तो ये 4.2 या 4.25 के आसपास उसका आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर निकला। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी, बट एक चीज़ समझना, फॉर्मूलेज वही है, फॉर्मूले एक तो ये यूज़ करना है या एक तो डायरेक्ट अपना परसेंटेज वाला यूज़ करना है। फॉर्मूले उसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं करने, जो अपन ने थ्योरी में लिखे हैं वही फॉर्मूले तुम लोग यूज़ करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 थोड़ा बड़ा दिखता है बट उतना ही ईजी है, ठीक है। कार डीलर सेल्स न्यू एज वेल एज यूज्ड कार ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज फॉलोज। न्यू कार्स है, प्राइस कितनी थी 6.5 लाख और क्वांटिटी डिमांडेड थी 400। यूज्ड कार थी 60,000 की प्राइस थी और क्वांटिटी डिमांडेड थी 4,000। ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, द रियल इनकम of consumer rose average by 10%. During the last year sales of a new car increased to 500 units but the sales of used car declined to 3850. ध्यान से समझना, यहाँ पे अपने को रियल इनकम दिया है और जाहिर सी बात है अगर अपने को इनकम का डेटा दिया है तो इनकम इलास्टिसिटी ही निकालने को बोला हूँगा। अब जैसे ही मुझे पता चलता है कि इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है, बट किसकी निकालने देखते हैं, व्हाट इज़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ न्यू एज वेल एज यूज्ड कार, दोनों की इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है, न्यू कार की और यूज्ड कार की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे अपन न्यू कार के और यहाँ पे करेंगे यूज्ड कार के। बट इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे प्राइस आएगा क्या, नहीं। सेम चीज़ यूज्ड कार के लिए भी लिख लेता हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, दोनों जगह लिख लिया। अब बस मुझे डेटा पुट करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू कार के केस में क्या हुआ था, न्यू कार
का जो सेल है वो इंक्रीज़ हो गया था बाय 500 यूनिट्स, ठीक है, 500 यूनिट से इंक्रीज़ हो गया था। अब डायरेक्ट परसेंटेज में निकालने की कोशिश करते तो इजीली आंसर आ जाएगा। क्यों इजीली आंसर आ जाएगा, क्यों हमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इनकम का चेंज है वो अपने को कुछ भी दिया नहीं है और इनकम का चेंज सिर्फ परसेंटेज में दिया हुआ है, इसी वजह से अपने को पहला ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ न्यू कार अपने को निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, वही अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना है, फाइनल था 400 माइनस इनिशियल फाइनल था 500, इनिशियल था 400 अपॉन इनिशियल 400 इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 400, ये आ जाएगा 25%, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये आ जाएगा 25%, परसेंटेज चेंज इन इनकम अपने को दिया है 10%। दोनों भी ऐड इंक्रीज हुए हैं, इसलिए दोनों भी पॉजिटिव में है, और अगर इनका डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ न्यू कार विल बी 2.5 टाइम्स, ठीक है। ये इनकम इलास्टिसिटी आ गई। अब ओल्ड कार की बात करते हैं। ओल्ड कार में क्या हुआ है समझते हैं कि जो सेल है कार का, क्वांटिटी डिमांडेड है वो 3850 हो गई है, 4000 से गिर के 3850 हो गई है। अब उसका परसेंटेज चेंज अपने को निकालना पड़ेगा। सो नीचे निकालता हूँ 4000 फाइनल कितनी हो गई है 3850, फाइनल माइनस इनिशियल है 4000 अपॉन इनिशियल है 4000 और परसेंटेज में निकालना है इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब निकाल के देखते तो ये हो जाएगा 3850 माइनस 4000 150 माइनस 150 अपॉन 4000 इंटू 100। समझना, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल रह गया, क्या बच गया 15 अपॉन 4। सो बेसिकली माइनस 15 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो 3 और ये 3 बच गया यहाँ पे, तो 4 7 ज़ा 28, तो ये हो जाएगा 3.7 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3.7% के आसपास। कुछ तो भी गलत कर दिया है शायद हमने, क्योंकि 400 से घटा, अगर 4000 की क्वांटिटी 400 से घटेगी तो 10% का चेंज होगा, पर ये 400 से नहीं घटी और ये घटी है सिर्फ 150 से, तो 3.7% का चेंज रहेगा। तो हमने कैलकुलेशन बराबर किए, तो ये जो परसेंटेज चेंज का कैलकुलेशन है वो मिटा देता हूँ, उसका आंसर अपन डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3.7% अपॉन 10%, तो ये आ जाएगा 0.37। और ये इलास्टिसिटी ऑफ इनकम निगेटिव में आएंगी। निगेटिव में आने का कारण क्या है समझ लेना कि यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल हो गई है, और फॉल हो गई तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। तो ये इनकम इलास्टिसिटी इसकी कैसे आएंगी, निगेटिव में। तो न्यू कार की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव 2.5 और ओल्ड कार की इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव 0.37 आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Illustration number 7. A shopkeeper sells only 2 brands of notebook, Imperial and Royal. It is observed that when the price of Imperial rises by 10%, the demand for Royal increases by 15%. What is the cross elasticity for Royal against द प्राइस ऑफ इम्पेरियल? यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी पूछी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे ही मैं क्रॉस इलास्टिसिटी बोलता हूँ मुझे कुछ फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्या होता है? सो क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, इस केस में क्या हो जाएगा समझना, इम्पेरियल और रॉयल दोनों भी एक ही वांट को सेटिस्फाई करते, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिंग है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। और यहाँ पे रिलेशन से भी देखने को मिलता है, जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, दोनों जहाँ पे इंक्रीज हो रहे यानी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। और जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन रहता है वो सब्स्टिट्यूट रहते हैं, और जहाँ पे इन्वर्स रिलेशन रहता है वहाँ पे गुड्स कैसे रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के गुड्स रहते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाएगा,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है अपना प्राइस है, और यह है द डिमांड फॉर रॉयल इंक्रीज बाय 15% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 10%। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, और ये भी प्लस में आएगा क्योंकि दोनों भी क्या हो गए, दोनों भी सेम डायरेक्शन में गए हैं, दोनों भी इंक्रीज हुए, इसकी वजह से उनका क्या आएगा, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आएगा 1.5। इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं। द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज नोन टू बी -0.8। अब माइनस है, इसका मतलब समझ लेना गुड्स कौन से नेचर का होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, क्योंकि सब्सटीट्यूट के केस में रिलेशन पॉजिटिव या डायरेक्ट होने के कारण आंसर पॉजिटिव में आता है, और यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होने के कारण कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आंसर हमेशा क्या आएगा इलास्टिसिटी का, निगेटिव में। थ्योरी पढ़ लेना अगर भूल गए होंगे तो। इफ द प्राइस ऑफ गुड इज राइज बाय 20%, हाउ विल डिमांड फॉर एक्स चेंज। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस इलास्टिसिटी पूछिए तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्रॉस वाली, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा 0.8 माइनस 0.8। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस राइज हो गई 20% से अपॉन 20%। ठीक है, अपने को निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब वो 20 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.8 माइनस 0.8 इंटू 20% इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हो जाएगा -16% इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देयरफॉर डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड का, डिमांड निगेटिव में जा रही है, यानी डिमांड फॉल हो जाएंगे, डिमांड विल फॉल बाय 16%। ठीक है, तो ये निकाल लिया अपन ने रिलेशन। ये हो गया अपना 8 नंबर का भी इलस्ट्रेशन सॉल्व। अभी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे 9 नंबर का। 9th और 10th थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30 रुपीज़। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30 रुपीज़। टी एक गुड दिया है। द प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ टी इज डिमांडेड। किस प्राइस पे, 30 रुपये पे 5 kg टी की डिमांड रहती है। इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस फ्रॉम 25 to 35 पर kg द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी। दूसरे गुड की बात की यहाँ पे कॉफ़ी। तो अगर कॉफ़ी की प्राइस 25 से 35 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी राइजेस फ्रॉम 5 kg to 8 kg। फाइंड आउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द टी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ टी निकालना है। अब एक चीज़ समझना, मुझे पहले बताओ, टी और कॉफ़ी कौन से तरीके के गुड्स है। सर ये गुड्स है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स यानी दोनों एक ही वांट को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं यूज। सब्सटीट्यूट गुड है तो इनकी जो इलास्टिसिटी आती है वो हमेशा कैसे आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी। बट लिख लेते हैं इलास्टिसिटी कौन सी, परसेंटेज, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, क्योंकि टी की इलास्टिसिटी निकालनी है तो विथ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, हाँ, तो टी के पहले दोनों का परसेंटेज चेंज अपन ने निकाला नहीं है तो वो पहले निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ टी में क्या हुआ, टी का क्या हुआ। टी का सर डिमांड 5 से बढ़ के 8 हो गया, मतलब चेंज इन डिमांड कितना हो गया, चेंज इन डिमांड हो गया 3 और इनिशियल डिमांड हो गया 5 इंटू 100, ये टी का। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 20 इंटू 3 60%। कितना राइज हो गया, 60% राइज होगा। ठीक है, तो ये आ गया टी का। अब कॉफ़ी का निकाल लेते हैं। कॉफ़ी का क्या हुआ, 25 से लेकर 35 चला गया, मतलब 10 का चेंज हुआ और 10 पॉजिटिव हुई है, और इनिशियल प्राइस कितनी है 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 4 ज़ा और ये 1, तो हो जाएगा 40%। ठीक है, अब निकालो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना था टी का, 60%। ये 60% कैसा है तुम्हें समझा ना, ये चीज़ देख लेना। मैंने क्या किया है, सिंपली बस चेंज इन क्वांटिटी लिखा है, जो कितना आया 5 से 8 हो गया, तो चेंज इन क्वांटिटी 3, और इनिशियल क्वांटिटी अपॉन में लिखा है।
इनिशियल क्वांटिटी कितना था 5 इंटू परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 कर दिया तो वो कितना आ गया, वो आ गया 25 100 डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है 20 इंटू 3 60, वो आ गया 60%। सिमिलरली मैंने कॉफ़ी का भी वही किया, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मैंने पहले नॉर्मल चेंज निकाला, नॉर्मल चेंज 10 रुपये का था और दोनों भी पॉजिटिव था, 25 से लेकर 35 हो गया था, ठीक है। और इनिशियल क्या प्राइस थी, इनिशियल प्राइस थी 25 और इंटू 100 किया परसेंटेज के लिए तो वो कितना आया 40%, ऐसे मैंने निकाला। तो 60% डिवाइडेड बाय 40% हो जाएगा वो। अब क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4, तो करके देखते हैं 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, तो 4 और 6 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 2 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। तो इलास्टिसिटी वो भी कौन सी, क्रॉस इलास्टिसिटी, और किसकी, टी की, वो कितनी हो जाएंगी 1.5, ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। अब यहाँ पे यहाँ पे गलती होने के चांस हो सकते हैं। गलती होने के चांस क्या होते हैं समझना, कि कभी यहाँ पे जहाँ पे कॉफ़ी की प्राइस मुझे 25 लेनी थी, मैं गलती से यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे टी के बारे में लिखना है, टी के बारे में निकालना है, टी के बारे में निकालना है, ये मेरे मन में चलते रहता है। अब ये अगर मन में चलते रहेगा तो क्या हो जाएगा, मैं 30 की प्राइस ले लूँगा। इसीलिए मैंने अच्छे से लिखा के रखा है कि ये टी और ये कॉफ़ी है और उसके बेसिस पे ही अपने को क्या करने हैं, फर्दर कैलकुलेशंस पूरे करने हैं। अब लास्ट का इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे रोक देंगे अपन लास्ट का इलस्ट्रेशन सॉल्व करके। तो क्या पूछा है, द प्राइस of 1 kg sugar is 50 rupees. At this price 10 kg is demanded. If the price of tea falls from 30 rupees to 25 kg, the consumption of sugar rises from 10 kg to 12 kg. Find out the cross elasticity and comment on its value. कमेंट भी करने को बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे गुड कौन से, सर टी है और शुगर है और दोनों भी एक साथ कंज्यूम होते हैं, तो कौन से नेचर के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के, और कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा कैसी आएंगी, निगेटिव आएंगी। ये हमने थ्योरी में ही पढ़ लिया है, बट यहाँ पे अपन प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है, इलास्टिसिटी वो भी क्रॉस वाली, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड किसकी निकालनी है, क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है क्रॉस इलास्टिसिटी किसकी निकालनी है, बट मैं सोचता हूँ, कैसे सोचूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड किसकी दी है, क्वांटिटी डिमांडेड दी है शुगर की, ठीक है, और प्राइस दिया है मुझे टी का, तो टी आ जाएगा इधर, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन टी निकाल पाऊंगा और परसेंटेज चेंज इन शुगर आ जाएगा ऊपर। इसी वजह से मुझे क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है शुगर की, ये मुझे पता चल गया, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड का जो डेटा है वो सिर्फ शुगर का दिया हुआ है, और जो ऊपर आता है उसकी अपन प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते हैं, तो ये लिख लिया। अब वापस से मुझे परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर। यहाँ पे 10 से लेके 12 तक चला, तो मतलब चेंज कितने का हुआ, 2 kg का। इनिशियल क्वांटिटी बताओ 10 kg इंटू 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है ये आ जाएगा 20%, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चीज़, तो ये शुगर का यहाँ पे आ गया। अब टी के कैलकुलेशन करते हैं। टी के केस में क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू प्राइस दिया है, इनिशियल प्राइस है 30, फाइनल प्राइस है 25। जब इनिशियल प्राइस ज़्यादा होता है और फाइनल प्राइस कम होता है, मतलब प्राइस फॉल हुआ है यानी निगेटिव में आएगा। कितने से फॉल हुआ है, 10 से फॉल हुआ है, अपॉन इनिशियल प्राइस कितना है, यहाँ पे याद रखना गलती से भी 25 मत लिखना, इनिशियल प्राइस है 30 इंटू 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा -30%, ठीक है, ये -30% आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा 20% और ये आ जाएगा अपॉन -30%, तो ये आ जाएगा -2/3 इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब डेसिमल में निकालना है तो वापस से अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेटर से कर सकते हो, बट कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ से कर रहा हूँ। तो 3 इधर 2 इधर, 0.26 18 क्या रहेगा 2, तो 0.66 आना चाहिए, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी कितना आना चाहिए, 0.66 आना चाहिए, और वो भी निगेटिव में, ठीक है। तो ये हो गया सब कैलकुलेशन। तो ये हमने बराबर से कैलकुलेट किया है। कुछ तो भी गड़बड़ हुई है शायद यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं आता। हाँ, गड़बड़ क्या हुआ है समझना, गड़बड़ क्या हुआ है,
मैंने 30 से लेके प्राइस 25 पे आ गई, मतलब प्राइस का चेंज कितना हुआ, प्राइस का चेंज सिर्फ 5 का हुआ। मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 10 लिखा है मैंने, तो क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ये, तो इधर लिखता हूँ। अब गड़बड़ किए तो रेड पेन से लिखूँगा, ठीक है। 5/30 ये सब निकालना पड़ेगा, ये सब मिटाना पड़ेगा, ये सब मिटाना पड़ेगा और ये सब भी मिटाना पड़ेगा। तो 5/30 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 10/30 किया था अपन ने, अभी 5/30 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/30, वो भी माइनस में, इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 3 1 3, तो ये परसेंटेज चेंज इसका निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ये आएगा 53, 3 1 3, तो ये हो जाएगा 2 और 2 3 6 1.6, सॉरी 16, हाँ, तो ये हो जाएगा वापस 16.6%, ठीक है। तो 16.6% आ जाएगा। सो इलास्टिसिटी 20% डिवाइडेड बाय 16.6%, और वो भी कैसे आ जाएंगी, ये माइनस में आ जाएंगी, तो इधर 16.6% माइनस में, तो इलास्टिसिटी 20 डिवाइडेड बाय 16.6 कितना आता है देख लेते हैं कैलकुलेटर से करके। .20 डिवाइडेड बाय 0.16, तो ये आता है 1.2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1.2, और वो भी कैसे आएगा, निगेटिव में। तो ये सारी ऐसे गलतियाँ हो सकती है, ठीक है, जैसे मेरी हुई, बट ये कैलकुलेशंस में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा था एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, तो परफेक्ट आंसर नहीं आया, इवेंचुअली परफेक्ट आंसर ही आया, बट यहाँ पे मुझे लगा था कैलकुलेशन में परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा है जिससे अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो समझ लेना। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो गया था सर, 10 kg का 12 kg हो गया था, तो 2 हो गया यहाँ पे। चेंज इन प्राइस कितनी हो गई थी, अभी देखिए अपन ने 30 की 25 हो गई थी, तो ये हो गया 5। इनिशियल प्राइस कितनी थी, इनिशियल प्राइस 30 थी, इनिशियल क्वांटिटी 10 थी। और यहाँ पे समझना प्राइस निगेटिव में आएंगी क्योंकि प्राइस कम हो गई थी, तो इसी वजह से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 × 2 6 अपॉन -5, तो ये भी आ जाएगा 1.2 -1.2, ठीक है। तो आंसर सेम ही आने वाला है, कौन से भी मेथड से तुम ट्राई करोगे तो आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। तो ये सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व किया हमने, 10th इलस्ट्रेशन थोड़ा भारी गया मुझे, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, इसमें हमने सारी चीज़ें सॉल्व कर दी। बहुत सारे एमसीक्यूज़ इस चैप्टर पे तुम लोगों को करने चाहिए, हम भी ट्राई करेंगे कि एक वीडियो डालें जिसमें एटलीस्ट 100 एमसीक्यू तो हम सॉल्व करेंगे, जो बेसिकली रिलेटेड होंगे न्यूमेरिकल्स के टाइप के होंगे वो एमसीक्यूज़, और जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट था ये, तो हमने ये यूनिट ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट हम यूनिट चालू करेंगे 2.2 जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।